हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। और बच्चों, इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस एक लेक्चर में कवर होंगी। लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो 12वीं की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर में मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को। बेटा, लेक्चर नंबर 2 है अपने चैप्टर का। ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, सबसे पहली चीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग टॉर्क ऑन अ डाइपोल की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है। और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं आप लोगों को कि डाइपोल पे टॉर्क हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, पहले चैप्टर में हम लोग डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है निकाल चुके हैं। पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, पी साइन थीटा, सभी को पता होगा। ठीक, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा, इसको बताऊंगा कि ऐसे टॉर्क निकाला जाता है। बेसिकली बहुत छोटी सी चीज है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता होगा। इसका यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे डाइपोल की। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला हुआ है, अब क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। जैसे पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकाला था, फिर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला, है ना। ऐसे ही डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। डाइपोल क्या होता है ये तो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि डाइपोल क्या चीज है, क्या बीमारी है। ठीक, हमने एक काम किया, एक डाइपोल लिया और उसे रख दिया। मान लीजिए दिस इज द डाइपोल। आई होप आप सभी लोगों को पता है कि डाइपोल क्या होता है। ये नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों ही चार्ज के बीच की जो दूरी है वो 2L हम लोग मान लेते हैं। ये Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है। सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस ऑपोजिट नेचर में जब हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पास पास रखे हो, तो उस संरचना को हम डाइपोल कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकाला था? एक निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, और एक निकाला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, फिर एक निकाला था किसी जनरल पॉइंट पे। तो तीनों काम यहां करने हैं। एक एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, यहां पे निकालना है डाइपोल का पोटेंशियल। एक बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां कोई पॉइंट होगा, इस पे निकालना है पोटेंशियल। और एक कोई आर दूरी और थीटा एंगल पे पॉइंट होगा, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं एक्सियल पॉइंट। यहां पे निकालेंगे पोटेंशियल। बहुत आसान है बेटा ये तो। इवन जो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अरे क्या पढ़ा था हमने? जो पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उससे ज्यादा आसान है ये कहानी। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये जनरल पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट पे हमें क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसे थीटा एंगल पे। ठीक है, क्लियर है? एक एक्सियल पॉइंट पे है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक जनरल पॉइंट पे। ठीक, चलिए सबसे पहले किस पे निकाले बच्चों? एक्सियल पॉइंट पे निकाल लें, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसके बाद अपन डाइपोल का पोटेंशियल निकालेंगे जनरल पॉइंट पे। तो बच्चों यहां पे हमने काम किया, एक डाइपोल बनाया। सबसे पहले एक नेगेटिव चार्ज Q, उसके साथ ही एक पॉजिटिव चार्ज Q। दोनों ही चार्ज के बीच की दूरी बड़े प्यार से हम 2L ले लेते हैं। अच्छा, एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट है, यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अब जो भी पॉइंट की दूरी होती है जिस पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो दूरी r मानते हैं। कहां से? सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो डाइपोल का जो सेंटर है बेटा, यहां से r दूरी पे हम लोगों को एक पॉइंट दिया हुआ है एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं कि डाइपोल मोमेंट जो है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी विच इज 2L। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। हमें r दूरी पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल कहानी है अगेन, बिल्कुल सिंपल कहानी अगेन। कैसे भाई? इस चार्ज के कारण पोटेंशियल देख लो,
और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल देख रहे हो, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यहां तो वेक्टर का भी यूज नहीं करना, देखो आसान हो गया काम, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो पोटेंशियल लिख लो हेडिंग, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भाई साहब। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज के कारण। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण भी के क्यू बाई आर होगा, बट नेगेटिव होगा, ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। क्योंकि स्केलर में नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, वेक्टर में माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। और जो स्केलर्स हैं, क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल एक स्केलर है, स्केलर्स में जो मतलब होता है नेगेटिव का वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, दैट्स इट। अच्छा इसकी दूरी देख लेते हैं। अगर ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस डिस्टेंस विल बी एल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है ना, एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी l। बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा अब मुझे निकालना है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल, ठीक है। देखो बच्चों ये दूरी है r और ये दूरी है l, अगर मैं r में से l घटा दूं तो ये दूरी बच जाएगी, तो ये दूरी कितनी आ गई, r माइनस l। देखो ये है r, ठीक है ना, और ये है l, r में से आप l घटा दो तो इस चार्ज की पॉइंट से दूरी आ गई। तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल आया v, ठीक है ना, प्लस q, वो आ गया हमारे पास में, कितना आ गया v प्लस q। अगर मैं निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज करंट पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है, r माइनस l, ठीक है, यही आएगा क्या, ये के क्यू बाय r होता है पोटेंशियल। अच्छा नेगेटिव चार्ज के कारण अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहो तो क्या आएगा, देखो के, ठीक है, चार्ज कितना है नेगेटिव, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते थे, साइन नहीं लिखते थे, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी और वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है, स्केलर्स में नेगेटिव का मतलब, क्योंकि नंबर्स में नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहां पे हम साइन भी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगाया था, याद रखना छोटी छोटी बातें, ठीक। अच्छा इस नेगेटिव चार्ज से बेटा इस पॉइंट की दूरी कितनी है, देखो ये दूरी है l और यहां से ये दूरी है r, तो L प्लस R हो गई, जिसे हम R प्लस L बोल देते हैं, दिस इज R प्लस L, ठीक है। अच्छा नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा, V मान लेते हैं, तो V आ जाएगा अपने पास में ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बच्चों इनको, ठीक है ना। अच्छा इस माइनस को आगे ला सकता हूं, सिंपल सी बात है, तो पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास में के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल, खत्म कहानी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सियल पॉइंट पे बच्चों, थोड़े से पेज में ऐड कर लेता हूं, ठीक है ना। पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों अपने पास में, ये रहा, ठीक है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल, ठीक है, क्लियर है। चलो वेरी गुड, तो पोटेंशियल आ गया यहां से, देखो के क्यू। अच्छा पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल, ठीक है, और आर प्लस एल। देखो आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल आउट हुआ तो आर प्लस एल आ गया यहाँ पे, तो के क्यू इंटू आर प्लस एल माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा के क्यू इंटू आर माइनस एल, ठीक है बच्चों। चलो पोटेंशियल आ गया बेटा अपने पास में, के क्यू कॉमन आ गया, अंदर बचा आर प्लस एल, के क्यू दोनों से कॉमन आ गया, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, जो पॉइंट होता है ना जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम पोटेंशियल निकालते हैं, हमें पता है दिस पॉइंट इज वेरी 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 फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, यानी कि जो ये आर होता है ना, दिस इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये दो पॉइंट हैं,
जो अपन को ध्यान में रखने होते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और भैया जो अपना पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम डाइपोल, मतलब कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है भैया, बात तो समझ में आ गई है। अब क्या करें जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आर से ये आर तो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, ये 2l आ गया है, ठीक है, और नीचे देखो आर अगर बहुत बड़ा है 2l से, तो आर का स्क्वायर तो 2l के स्क्वायर से बहुत ही बड़ा होगा, और यहां तो एल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से, विच मीन्स कि हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके छोड़ देते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल आ गया अपने पास में के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर। Q इंटू 2l बच्चों, Q इंटू 2l क्या है, डाइपोल मोमेंट है, लिखा हुआ है, ठीक है, तो Kp अपॉन आर स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास में पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो कि डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर है, पोटेंशियल क्या होता है, Kp बाय आर स्क्वायर। याद रखना पॉइंट चार्ज के कारण KQ बाय आर होता है, यहां पे Kp बाय आर स्क्वायर है, तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइपोल के कारण आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलनी और याद रखनी है, याद रखनी है बच्चों, ठीक है। ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे, सिंपल डेरिवेशन है, एकदम खत्म, ज्यादा टाइम लूंगा भी नहीं। एक्सियल पॉइंट के बाद बारी आती है ना, किसकी बारी आती है, इक्वेटोरियल पॉइंट की, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा डाइपोल के कारण, देख लेते हैं सर कितना होगा। उधर डायग्राम बनाऊंगा, इधर डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है, बुरा नहीं मानना। ये अपने पास में कोई नेगेटिव चार्ज है, ये अपने पास में कोई नेगेटिव चार्ज है Q, ये अपने पास में सेम पॉजिटिव चार्ज है Q। बच्चों दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2l। अरे आप खुद कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है अब आपको, बेसिक सीख गए हो, कॉन्सेप्ट सीख गए हो, यू डोंट नीड मी, कर सकते हो खुद, ठीक है। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है बेटा r दूरी पे, ठीक है, और ये पॉइंट है वो r दूरी पे P, ठीक है। यहां पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है जी, ठीक है सर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमें कोई दिक्कत होती नहीं है निकालने में, ठीक है। चलो जी, पॉजिटिव चार्ज के कारण बच्चों पोटेंशियल लिख सकते हो क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, अजम्पशन क्या है पता है ना, अजम्पशन वही सेम रहेंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो रहेगा वो रहेगा Q और दोनों चार्ज के बीच की दूरी, और जो R है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, ये अजम्पशन हमेशा रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, ठीक है सर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बताना बच्चों, बताना जरा। सर KQ बाय R होता है, तो KQ बाय दूरी देख लो, अरे बच्चों दूरी देख लो, इस पॉइंट की इस चार्ज से दूरी देखो कितनी है, अरे इस पॉइंट की इस चार्ज से दूरी देखो, देखो ये डिस्टेंस 2l है, ये सेंटर है, तो दिस इज L एंड दिस इज ऑल्सो L, बहुत बढ़िया। ये R है, ये L है राइट एंगल ट्राइंगल में, सो दिस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वेरी गुड। तो KQ बाय R कर दो, R की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं नेगेटिव चार्ज के कारण बताना बच्चों पोटेंशियल, तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर K माइनस Q डिवाइडेड बाय, भाई इस बार नेगेटिव चार्ज से दूरी देख लो, भाई नेगेटिव चार्ज से दूरी ये है, ठीक है, कितनी होगी, ये दूरी L है, ये R है, तो ये भी क्या अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी बच्चे, बिल्कुल होगी सर, तो लिख दिया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल क्या आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसके कारण प्लस इसके कारण, तो लिख देते हैं KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम क्वांटिटी, दोनों कैंसल आउट हो गई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया है बच्चों जीरो। कितना आ गया बच्चों, जीरो। तो किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है सर, बिल्कुल सिंपल है ये बात। तो
भाई 4 से दूरी सेम है ना पॉइंट की इक्वेटोरियल लाइन पे, तो खत्म है बात। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मुझे वेक्टर्स देखने पड़ते कि ये कहाँ है ये कहाँ है, कंपोनेंट वंपोनेंट लेके किया था। पढ़ने वाले बच्चे को तो समझ में आ ही रहा है ना कि क्या होता है। ठीक, सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। अब जनरल पॉइंट पे भी देख लेते हैं। अच्छा टाइम चाहिए तो उतारने के लिए नोट कर सकते हो भाई, मेरे साथ साथ ही कर लिया करो। जब मैं पूछता हूं तो वो अगली लाइन आपके नोटबुक में होनी चाहिए, है ना, ताकि आपको एक ही बार में ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि दोबारा ये चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस हाँ नजरों से निकालने की जरूरत पड़े। और नजरों से निकल जाती हैं चीजें, दिल में बस जाती हैं, तो बसा लिया करो इन चीजों को भी कभी कभी। ठीक, ये भी जरूरी है जीवन में करनी। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पोटेंशियल, अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, टॉस करना पड़ेगा, ए बताऊं या बी। पहला तरीका है, दूसरा। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। ठीक है, इसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। चलो जी, फिर से डाइपोल बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज है Q, इससे कुछ दूरी पे अपना पॉजिटिव चार्ज है अगेन Q। दूरी बच्चों 2L है। कितनी है बच्चों, 2L है। ठीक है सर, समझ में आ रही है सारी चीज़ें। ये सेंटर है, सेंटर से ही देखते हैं हम किसी भी पॉइंट पे। सेंटर से थीटा एंगल, ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा ना, P वेक्टर, P वेक्टर इधर की तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। तो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और R दूरी पे कोई पॉइंट है यहाँ पे P। इस पॉइंट पे अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। डायरेक्शन तो वैसे भी होती भी नहीं है। अब दो अप्रोच है, एक तो वही अप्रोच के डाइपोल मोमेंट के दो टुकड़े कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। दूसरी भी अप्रोच है जो कि नॉट सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, उतना तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, काम करती है। आपने शायद एनसीईआरटी में भी वही डेरिवेशन दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि कोई और तरीका नहीं हो सकता। फिजिक्स में एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों। एक प्रॉब्लम के, सेम प्रॉब्लम कैन हैव मैनी सॉल्यूशन, और मैनी वेज में वो निकाली जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं इसका क्या है। ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। ये डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही कर दो। इस डाइपोल के अपन दो टुकड़े कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, मतलब डाइपोल के दो टुकड़े कर लिए। एक डाइपोल इधर आ गया P cos थीटा, ठीक है, और एक डाइपोल इधर आ गया, कंपोनेंट इसका P sin थीटा। ठीक है ना, क्लियर है। P इधर है, थीटा के साथ में कंपोनेंट P cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। मतलब एक डाइपोल ऐसे है, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, मतलब P1 मान लेता हूं, P1 मान लेता हूं। ठीक है, P1 की वैल्यू क्या है, P cos थीटा है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, इस P1 के अलोंग एक पॉइंट है यहां पे। ठीक है, तो मतलब ऐसा ये जो डाइपोल दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसी संरचना है कि यहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा। ठीक है, तभी तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना। अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो समझो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब डाइपोल की एक्सिस पे ये पॉइंट, जिसका डाइपोल मोमेंट है P1, जिसका डाइपोल मोमेंट है P1। तो किसी डाइपोल की एक्सिस पे अगर पॉइंट आ जाता है तो उस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा अपने पोटेंशियल का, दैट विल बी कितना होगा, Kp अपॉन R स्क्वायर। अगर ये दूरी R है तो Kp अपॉन R स्क्वायर, यही होगा। अरे यही होगा ना, अगर किसी डाइपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे Kp अपॉन R स्क्वायर होता है। अब यहां डाइपोल मोमेंट कितना, P1। P1 को हमने क्या माना हुआ है, P1 बेसिकली है क्या, P cos थीटा, तो P cos थीटा लिख दिया, साथ में आ गया R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अच्छा, एक और डाइपोल है हमारे पास में, ठीक है, वो ऐसे वाला डाइपोल है, ये ऐसे वाला, नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूं, घोच हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे वाला डाइपोल है, ऐसे वाला। ठीक है ना, P2 मान लेते हैं, P2 की वैल्यू P sin थीटा। ठीक, और इससे परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है, ये थीटा है, यहां पे हमें डाइपोल मोमेंट निकालना R दूरी पे।
ठीक है। अब कोई डाइपोल मोमेंट इधर है, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज होगा उस डाइपोल का और इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। मतलब ये डाइपोल की एक्सिस हो गई। डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट रखा हुआ है तो कितना पोटेंशियल होता है बेटा, 0 होता है। डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल होता है, डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, 0 होता है। तो इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल आ रहा है अपने पॉइंट पे 0। यानी कि बेसिकली जो मैंने डाइपोल के कंपोनेंट किए वो इस तरह से बने, किस तरह से, देखो ध्यान से। एक कंपोनेंट बना अलोंग द लाइन, जिस लाइन के अलोंग पॉइंट है उसी लाइन के अलोंग बना डाइपोल मोमेंट। एक बना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले कारण पोटेंशियल 0 है और अलोंग द लाइन वाले के कारण है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल जो आ जाएगा, नेट पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट पे वो आ जाएगा बेटा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे आसान, सबसे सस्ता डेरिवेशन है ये, शायद किताब में नहीं मिलेगा बट ठीक है, इट वर्क्स। और सेम ही तरीका है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही तरीका है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, कोई नंबर नहीं काट सकता। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। आर क्या है, पॉइंट, सेंटर ऑफ डाइपोल से दूरी है। थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट के साथ में जो दूरी वाली लाइन है उसका एंगल है। जो डाइपोल मोमेंट के साथ में दूरी वाली लाइन है उसका एंगल है। देखो डाइपोल मोमेंट इधर है, दूरी वाली लाइन इधर है, उसका एंगल है थीटा। ठीक, क्लियर है। तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यह आएगा किसी भी आर दूरी पे स्थित पॉइंट जो कि डाइपोल मोमेंट के साथ में थीटा एंगल वाली लाइन के अलोंग स्थित है, उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आएगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, केपी कॉस थीटा अपॉन केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो जी, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहां एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, आर दूरी पे और 30 डिग्री एंगल पे। 60 डिग्री पे मान लें क्या, चलो जी 60 डिग्री पे मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा ना कैलकुलेशन। ठीक है, डाइपोल की लेंथ है 2L, चार्ज वही इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पे पोटेंशियल बताना है, इस पे पोटेंशियल बताना है, इस पे पोटेंशियल बताना है। अच्छा, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट होता है बेटा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो V बराबर लिखा K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, P लिखा Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट इंटू कॉस अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो कहानी सही है। अब कॉस थीटा में क्या लिखा है आप लोगों ने, बताओ मेरे को। देखो यही सीखना है। मैंने बताया थीटा जो होता है बेटा वो होता है डाइपोल मोमेंट के साथ में जो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है उसका एंगल। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है बेटा डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ होगा। तो लाइन का जो एंगल है ना ये आ रहा है 120 डिग्री, तो cos 120 आएगा। बस काम हो गया। पोटेंशियल आ जाएगा KQ2L बाई आर स्क्वायर इंटू cos 120 कितना होता है, -1/2 होता है। तो बेटा पोटेंशियल आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, -KQL बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इसको पी की टर्म में रखना है तो इसको K इंटू टी, इसको पी की टर्म में अगर रखना है तो इसको K P Q इंटू 2L को P रहने दो, है ना, और डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर और माइनस का -1/2 ने इसको आगे लिख दिया बस, -1/2, तो माइनस KP अपॉन 2R स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट के साथ में जो पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन का एंगल कितना है। कई बार ऐसे बेवकूफ बनाएगा, इवन जेईई मेन में ऐसे सवाल आ जाते हैं, नीट में तो बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों सभी लोगों को, सारी कहानी एकदम बढ़िया से। ठीक है ना, चलो जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी की बात कर लेता हूं एक बार। टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था ना टॉर्क। बेटा जिसने नहीं पढ़ा है
लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले चैप्टर में आप तीसरा या चौथा लेक्चर है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर, आप लोग डेफिनेटली जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं पहले चैप्टर में। ठीक, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, फोर्स भी लगता है, टॉर्क भी लगता है, क्या क्या लगता है देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, इसमें एक डाइपोल को रखा हुआ है। लेट्स से दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q। ये डिस्टेंस है 2L, 2L ही मानते हैं हम, सबको पता है, ये बात तो पता है ना। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, P वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट का एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था QE, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट फोर्स लगता था QE, और डाइपोल सेंटर के अबाउट रोटेट करने लगता था। तो टॉर्क जो आता था वो आता था PE साइन थीटा। अरे भूल गए क्या, पहला चैप्टर जाके देखो, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में P क्रॉस E दिखा सकते थे। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बेटा। किसी बच्चे को अगर कोई नया है तो फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब करे, और फिर जो पुरानी वीडियोस हमारी, जो पिछले हफ्ते में आया पहला चैप्टर, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके जो चैप्टर 1 है उसकी वीडियोस देख ले, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब बेटा हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से भी पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि मान लो बेसिकली होता क्या है कि जैसे इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन है P क्रॉस E, तो P इधर है, E इधर है, P क्रॉस E किया तो अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है, अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी रखेगा। अच्छा, मैं इसको अगर अगेंस्ट द रिस्टोरिंग टॉर्क घुमाऊं, या ऐसा मान लो कि अगर हमने इसे रख दिया तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट। जो सेंटर से पास करने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये घूमने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से, अगर घूमने की कोशिश कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। मान लो कि इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम कैसे निकाले? इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे मिनिमम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। देखते हैं कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बेटा इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं अगर मैं बोर्ड के पेपर की बात करूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा आसान है बच्चों, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहले मैं काम कर लेता हूं, मैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म में ही बात कर रहा हूं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने वही सेम डाइपोल का यहाँ नेगेटिव एंड रखा, यहाँ पॉजिटिव एंड रखा। ठीक है, दिस इज Q, दिस इज Q, वही डिस्टेंस 2L है। डाइपोल मोमेंट ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पे
ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, ऐसे तो रखा हुआ है, इस पे टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करोगे तो ये अपने आप ही इधर आने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, चलो बढ़िया, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे टिल्ट किया, ठीक है, क्योंकि टॉर्क जो है थीटा पे डिपेंड करता है। अगर आप थीटा चेंज करोगे तो अलग अलग पॉइंट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टॉर्क लगेगा इस पे। अगर मैं ये इस तरह से दिया हुआ है मुझे, अभी जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टॉर्क लग रहा होगा इसके ऊपर वो है पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। अच्छा अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो थीटा चेंज हो रहा है, मतलब साइन थीटा चेंज हो रहा है, मतलब टॉर्क चेंज हो रहा है। तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग एंगल पे जब इसका ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क भी अलग अलग होगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसे छोटा सा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट देता हूं। क्या किया मैंने, इसको छोटा सा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया, इस डाइपोल को मैंने छोटा सा डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया। इस ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, मतलब जो कंजर्वेटिव टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स जनरेट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में, मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया भैया, ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने इसे रोटेट किया। तो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क जो लगाया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। क्या हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, रिस्टोर होता है। यह बात होती है ट्रांसलेशन की। अगर आपने रोटेशन पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स का जो टॉर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो टॉर्क होता है, उस टॉर्क के अगेंस्ट किया गया वर्क भी पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होता है, गिवन दैट कि आप जो वर्क कर रहे हो वो बहुत स्लो स्पीड चेंज करके कर रहे हो, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, बहुत स्लो ले जा रहे हो उस वर्क में आप। मतलब मैंने जब इसे रोटेट किया है ना तो बहुत स्लो रोटेट किया है, बहुत धीरे रोटेट किया है, इस तरह से रोटेट किया कि इसकी रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वर्क इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिले, मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैं इसकी रोटेशन, क्योंकि तो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा, ये रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेट तो करेगा नहीं, सिर्फ ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। सारी कहानी पहले पढ़ा चुका हूं। क्योंकि इसकी टेंडेंसी है रोटेट करने की, तो इसके पास रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट द पासिंग एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। तो मैं चाहता हूं कि वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो चेंज ना हो। तो मैं इसकी बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहता। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब है इसके पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आता है टॉर्क की वजह से, मतलब इसके पास में जो टॉर्क है वो क्या होना चाहिए बेटा, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है, नेट टॉर्क इसके ऊपर जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क ई लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क लग रहा है वो है पीई साइन थीटा, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना, सेम अमाउंट का, ताकि इसका नेट टॉर्क जीरो रहे, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहे, जिसकी वजह से इसको जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ना मिलकर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिले। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क लगा दिया, मतलब कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो अंदर लग रहा है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना, वो इनसाइड द प्लेन लग रहा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन होता है, मैंने आउटसाइड द प्लेन टॉर्क लगाया, मतलब बाहर की तरफ लगाया, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, ठीक है। अच्छा, टॉर्क के कारण, टॉर्क मैंने लगाया एक्सटर्नल पी साइन थीटा और मैंने डी थीटा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जो रोटेशन का वर्क किया गया होगा डी डब्ल्यू, दैट विल बी टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, और एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क के कारण किया गया वर्क ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। देखो, अगर लीनियरली बॉडी मूव करती है ना तो हम लीनियर वर्क देखते हैं जो कि फोर्स करता है। अगर बॉडी रोटेशन कर रही है तो हम रोटेशन का वर्क देखते हैं जो कि टॉर्क के कारण आता है, ठीक है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब ये तो छोटा सा डी डब्ल्यू है, इसमें हमने वर्क किया डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा, ठीक है। अगर मुझे किसी थीटा 1 एंगल से इसे थीटा 2 एंगल पे ले जाना हो तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, ये निकाल दें जी, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने निकालने की कोशिश करी कि जो वर्क आया W, ठीक है, वो आ गया पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 रख दिया बच्चों, तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस पीई, ठीक है,
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये माइनस को बाहर निकाला, माइनस पीई हो गया, बचा सिर्फ कॉस थीटा, तो थीटा 2 रखा माइनस थीटा 1 रखा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या ये वर्क डन ही दो स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा? थीटा 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी और थीटा 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने जो वर्क किया है वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच मींस दिस वर्क, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क का वर्क है, तो दिस इज इक्वल्स टू कि थीटा 2 पे जो एनर्जी होगी और थीटा 1 पे जो एनर्जी होगी उसके डिफरेंस के बराबर है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब मान लो कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पे था, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं एक रेफरेंस चाहिए होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। अरे हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, चाहिए होता है नहीं चाहिए होता है? हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, मतलब हम चाहते हैं कि यू थीटा 1 जीरो हो जाए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो मैंने माइनस लगाया, और माइनस पीई कॉस थीटा 1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। ये माइनस पी कॉस थीटा 2 है, ये प्लस पी कॉस थीटा 1 है, बट मैंने माइनस को बाहर रख दिया क्योंकि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा दिख रहा है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जैसा दिख रहा है, और उनका डिफरेंस मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने प्लस नहीं किया, माइनस लगा दिया। ठीक है, ये यू थीटा 2 है, ये यू थीटा 1 है। ठीक है, यू थीटा 1 को जीरो करना है, मतलब इस क्वांटिटी को जीरो करना है, उसके लिए थीटा 1 को होना पड़ेगा 90, क्योंकि बेटा कॉस 90 जीरो होता है। अगर थीटा 1 90 हो गया, अगर थीटा 1 90 हो गया, अगर थीटा 1 90 हो गया तो बेटा यू थीटा 1 जीरो हो जाएगा। अगर थीटा 1 90 हो गया तो कॉस थीटा 1 जीरो, कॉस थीटा 1 जीरो, तो बेटा यू थीटा 1 जीरो। ठीक है, अब मान लो इसे 90 डिग्री, मतलब जब इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, इस डाइपोल का एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जब 90 डिग्री है, तब मैंने इसे थीटा एंगल घुमाया। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसे थीटा 1 से थीटा एंगल पे लेके गया। कहां लेके गया? थीटा 1 से थीटा एंगल पे लेके गया। तो वर्क कितना करना पड़ा? यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर माइनस पीई कॉस थीटा 2 की जगह लिखना है थीटा, और माइनस जो भी क्वांटिटी वो सारी कर दी मैंने जीरो। तो बेटा अपने पास में क्योंकि ये 90 रखेंगे जीरो हो जाएगा ना, 90 रखेंगे जीरो हो जाएगा ना, और ये वैल्यू किसकी है? यू थीटा 1 की, तो मतलब यू थीटा 1 जीरो है। ठीक है, तो यू थीटा अपने पास आ गया, यू थीटा अपने पास आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, और इसे अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो इसे लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। ठीक है ना, तो किसी भी थीटा एंगल पे अगर डेरिवेशन में ज्यादा चीजें चमक नहीं रही हो तो भी फॉर्मूला विल वर्क। किसी भी थीटा एंगल पे, किससे थीटा एंगल पे? इलेक्ट्रिक फील्ड से रखे हुए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, और उसका मैग्नीट्यूड होता है पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है जी? अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या भाइयों? ठीक है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी थीटा एंगल पे रखे हुए? माइनस पीई कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में से माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है यहां तक की कहानी, तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस पी डॉट ई यानी कि माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से कि हमें ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, सबको पता है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो यू मिनिमम कितना आएगा? ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वो आ जाएगा, मतलब यू की वैल्यू ये है अपने पास में, किसी भी थीटा एंगल पे रखे हुए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, इतनी होगी। अच्छा, अगर मैं मिनिमम करना चाहता हूं यू को, ठीक है, उसके लिए कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होता है। होता है कि नहीं होता है? जी सर, बात तो सही कह रहे हो। तो u बराबर हो जाएगा माइनस पीई, कॉस थीटा की जगह रखा 1, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी इंटू ई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम है बेटा, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो उस स्थिति को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा बराबर जीरो हो।
थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हैं। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो बेटा थीटा की वैल्यू होगी 0 यानी कि cos थीटा 1, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। इसे कहेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, मैक्सिमम करना है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो U बराबर आ जाएगा माइनस U। अगर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए cos थीटा को हमें -1 करना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो U मैक्सिमम आ जाएगा अपने पास में -PE इंटू -1, और U मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में PE। कितनी आ जाएगी बेटा? PE, -1 और -1 +1 हो गया, तो U मैक्सिमम की वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा P इंटू E। ठीक है। अच्छा सुनो, जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये आ गया अपने पास में U मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलो, इसे कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये कब होगा? जब cos थीटा बराबर हो -1। कब होता है cos थीटा -1? जब थीटा होता है 180 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो जाएं, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा बच्चों, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी उस स्थिति में होगी PE। कितनी होगी बेटा? PE। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन कर लेते हैं। मैक्सिमम मतलब 5 से 10 बार पूछा गया क्वेश्चन होगा ये। फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग find work done in rotating a dipole from its equilibrium position, stable equilibrium position लिखो, rotating dipole, find work done in rotating a dipole from its stable equilibrium position to unstable equilibrium position। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल टॉर्क के, एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क के द्वारा। ठीक है बेटा, हम एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करता है या एक्सटर्नल टॉर्क जो भी वर्क करता है वही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स ने या टॉर्क ने जो भी वर्क किया है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि उसी की वजह से तो ये चेंज हो रही है, अपने आप थोड़ी ना चेंज कर रहा है वो। बात तो सही है सर। तो हमने कहा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले जाना है। कहां से? स्टेबल से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल लिख देते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और स्टेबल पे कितनी होती है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो बेटा ये होता है PE माइनस, स्टेबल में होती है -PE, तो बेटा ये आ गया 2PE, ये आ गया एक्सटर्नल वर्क। इतना वर्क करना पड़ेगा, 2 टाइम्स पोटेंशियल, 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टाइम्स PE। इतना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ में आ गया? चलो, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा मतलब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन सभी ने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में। टाइम पीरियड ऑफ
ऑसिलेटिंग डाइपोल, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बेटा याद रखना बच्चे, यूनिफॉर्म बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल ऑसिलेट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास में बच्चों कोई डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू क्यू, राइट, ठीक है। सबको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेट से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं बताई यहाँ पे मैंने, ठीक। अच्छा, अगर मैं मान लो इसे, अभी इस पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, अभी इस पे टॉर्क, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्यू ई, इधर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्यू ई, ठीक है, तो ये फोर्स भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे, तो नेट टॉर्क जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन, एक्सियल वेक्टर है, जिधर बॉडी घूम रही है उसकी तरफ अपना हाथ घुमाओ, अंगूठे की डायरेक्शन टॉर्क दे देती है, ठीक है, तो टॉर्क इस पे अंदर की तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं इसको क्या करता हूं, मान लो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब ये रखा हुआ होगा, जब ये मान लो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ होगा, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, इस पे इधर की तरफ क्यू ई, इस पे इधर की तरफ क्यू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर ही मान रहा हूं स्पेस में, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक, क्लियर। अच्छा सोचो, अभी इस पे टॉर्क जीरो एकदम, सेंटर के अबाउट जो फोर्स हैं वो सेंटर से ही पास कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क नहीं है, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो है। अगर सोचो मैं इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो बेटा इस पे अपने आप ही रिस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा और इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाएगा, इस तरह टिक 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 टिक, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा ऊपर किया तो इस पे राइट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से नीचे चला जाएगा मीन पोजीशन से, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये टिक 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 ऑसिलेट करने लग जाएगा। इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा वो लगता है पीई साइन थीटा, ठीक है, यही लगेगा क्या। मैंने यहां माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने थीटा ऊपर की तरफ बढ़ाया लेकिन टॉर्क नीचे की तरफ लगा, थीटा ऊपर की तरफ बढ़ाया लेकिन रोटेशन नीचे की तरफ हुआ, थीटा को ऊपर बढ़ाया रोटेशन नीचे हुआ, इसलिए क्योंकि ये इस थीटा के ऑपोजिट है, थीटा ऊपर बढ़ाया था, टॉर्क नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स, मतलब बहुत बड़े चेंज के लिए ये रोटेट नहीं करेगा, ये बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही रोटेट करेगा, इस तरह से, मतलब ऑसिलेट करेगा। ये कब ऑसिलेट करेगा, जब एंगल जो हमने उठाया है वो बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो फॉर स्मॉल एंगल इट विल डू ऑसिलेशन, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। तो टॉर्क बराबर आ जाएगा माइनस पीई इंटू थीटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। टॉर्क को हम आई अल्फा लिख सकते हैं, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आएगा माइनस पीई इंटू थीटा। अल्फा बराबर आ गया माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। अल्फा को हम लिख सकते हैं डी टू थीटा बाय डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं ऑसिलेशन की, एंगुलर ऑसिलेशन की इक्वेशन से, वो होती है डी टू थीटा बाई डी टी टू बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एंगुलर ऑसिलेशन की जो एंगुलर एसएचएम होते हैं, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है पीई अपॉन आई, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो गई पीई अपॉन आई। ओमेगा हमें पता है होता है 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये बराबर आ रहा अंडर रूट पीई अपॉन आई। टी को इधर भेज दो, आई को इधर भेज दो, पी को नीचे भेज दो, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। टाइम पीरियड ऑफ
ऑसिलेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उल्टा कर दो बेटा, 1/2 अंडर रूट PE अपॉन I। ये लो जी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये लो जी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी किसी डाइपोल की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई है। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे बच्चा। अगली क्लास में ना हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सारी अच्छी हैं, अच्छी चीज़ों से मतलब है कि हम कंडक्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेई के मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं, नीट के पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं, तो स्पेसिफिकली जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें डेरिवेशन वगैरह तो पूछा जाता ही है बोर्ड के एग्जाम में, बट हाँ हम लोग कंडक्टर्स की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, जिसके कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।